इस वक्त संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। इस्कॉन वो संस्था जो बांग्लादेश में 1970 के दशक से निस्वार्थ सेवा कर रहा है। इस्कॉन ने 1971 के मुक्ति संग्राम और बार बार आने वाली बाढ़ के बाद अपने फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम से लाखों लोगों को खाना खिलाया। इस्कॉन धर्म की परवाह किए बिना गरीब बच्चों के लिए स्कूल, अनाथालय और वृद्धाश्रम चलाता है। लेकिन इस्कॉन को बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन कहा जा रहा है। मूर्तियां, मंदिर तोड़ने की बात की जा रही है, हिंदुओं के कत्ल की बात की जा रही है, इस्लाम पर बैन के लिए देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी नाराज ना हो जाएं, इसलिए ढाका हाई कोर्ट में डाली याचिका पर यूनिस इस्कॉन के बचाव में नहीं आए, बल्कि यूनिस ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता दिया। और तो और, जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, उस भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों को यूनिस की सरकार, यूनिस की सेना के अधिकारी बांग्लादेश का हिस्सा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में अहमदियाओं को गैर मुस्लिम घोषित करने की भी तैयारी चल रही है। 15 नवंबर को जिहादी रैली है। बड़ा सवाल है कि क्या इसमें यूनिस की मर्जी है? क्या यूनिस पाकिस्तान की राह पर चल निकले हैं? देखिए एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम इस्कॉन को बैन करने की मांग। जहर उगल रहे कुछ लोग हिंदुओं की चाहते हैं मौत। बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर सियासी और धार्मिक उबाल तेज है। कट्टरपंथी संगठनों ने इस्कॉन पर बैन की मांग करते हुए इसे भारत समर्थक संगठन बताया है। ढाका और चटगांव में प्रदर्शन जारी है, जबकि यूनुस सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। इस विवाद ने देश की राजनीति और हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि इस्कॉन को बैन करो, यहाँ इस्कॉन नहीं रहेगा, यहाँ इंडिया के एजेंट और जासूस हैं। आप इस शख्स को सुनिए। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না। বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইস্কন থাকতে পারবে না। দিল্লির দালালি করলে দিল্লি চলে যাও। इसके जहरीले बयान का मतलब है कि जितना भी इस्कॉन है उसको तोड़ देंगे, जो इस्कॉन का समर्थन करेंगे उसका हम कत्ल कर देंगे। चटगांव रैली में उग्र भाषण और हिंसा की धमकी। चटगांव में इंतिफादा की सभा के दौरान कई वक्ताओं ने खुले तौर पर इस्कॉन को बेवजह आतंकवादी संगठन करार दिया। एक वक्ता ने कहा कि जिस तरह अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया, उसी तरह इस्कॉन को भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। इस बयान के बाद रैली हिंसक हो गई और कई जगह इस्कॉन मंदिरों के बाहर पथराव की घटनाएं हुई। हाथ जारी मदरसे से उठी भारत एजेंट की थ्योरी। हाथ जारी मदरसे के मुहद्दिस अशरफ अली निजामपुरी ने कहा कि इस्कॉन भारत के एजेंट के रूप में काम करता है और मुसलमानों के खिलाफ तोड़फोड़ वाली गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्कॉन ने इजरायली मॉडल पर मंदिरों की श्रृंखला बनाई है और बांग्लादेश में हिंदुत्व नेटवर्क फैल रहा है, जबकि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस यानी इस्कॉन इस्लामिक संगठनों के दावों के विपरीत 1970 के दशक से बांग्लादेश में निस्वार्थ सेवा कर रहा है। इस्कॉन ने 1971 के मुक्ति संग्राम और बार बार आने वाली बाढ़ के बाद अपने फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम से लाखों लोगों को खाना खिलाया। इस्कॉन धर्म की परवाह किए बिना गरीब बच्चों के लिए स्कूल, अनाथालय और वृद्धाश्रम चलाता है, लेकिन इस्कॉन के पीछे कट्टरपंथी हाथ धोकर पड़े हैं। इसके लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं और इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसी मसले पर हम जनता के बीच गए, इस पर हमने सर्वे कराया, जानने की कोशिश की कि आखिर लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं। हमने लोगों के बीच जाकर जो सवाल पूछे, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन का इस्कॉन बैन करने की मांग पर आपकी राय क्या है? बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज कायम हो चुका है, 31% लोगों ने कहा। 9% लोगों ने कहा यूनिस की चुप्पी बेनकाब हुई है। 50% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल्पसंख्यक अब बांग्लादेश में असुरक्षित हैं, और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या यूनिस की सरकार में हिंदुओं पर हमलों में इजाफा हुआ है? 89% लोगों ने कहा हां, इजाफा हुआ है। 10% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का जिम्मेदार आखिर है कौन? 24% लोगों ने कहा मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार है। 26% लोगों ने कहा कट्टरपंथी संगठन, और 14% लोग पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे थे। 33% लोग उपरोक्त सभी की बात कर रहे थे, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सीधे मैं आपको बांग्लादेश लिए चलूंगा। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार शुएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज सक्सेना जो कि इस्कॉन के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी के पास चलूंगा। शुएब साहब, बांग्लादेश में यह हो क्या रहा है? इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बता दिया जाता है, कट्टरपंथी विचारधारा का बता दिया जाता है, हटाने की मांग चल रही है। पहले भी हमले हो चुके हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि पूरी तरह से अहिंसक धर्म की बात करना, शांति सद्भाव की बात करना इस्कॉन के लोगों के द्वारा की जाता है। लेकिन बावजूद अगर बांग्लादेश से इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, तो हम इसे कैसे देखें? बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई। देखिए, बांग्लादेश में जब से पिछले साल जिहादी पलट हुआ, उस वक्त से इस्कॉन के ऊपर जो अटैक है, पहले भी चल रहा था, मगर उस वक्त से इस्कॉन के ऊपर अटैक इंटेंसिफाइड हो गई, बढ़ गई। और इस्कॉन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस्कॉन के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं लगातार। अभी जो जिस केस के बारे में आपने बात की कि तकरीबन 6 दिन पहले एक कोई मौलाना मुहिबुल्लाह मियाजी ये आ गई सामने, और उसने क्लेम किया, दावा की कि उसको अटैक किया था इस्कॉन ने। उसको कहना है कि भारत से आया इस्कॉन के मेंबर आके उसको अबडक्ट किया, अपहरण किया, और उसको कहा कि तुमको ये कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा वगैरह। और जब ये सब स्टेटमेंट आई सोशल मीडिया पे, पूरे बांग्लादेश में एंटी इस्कॉन प्रोटेस्ट शुरू हो गई, वैंडलिज्म शुरू हो गई, नारा लगाना शुरू की, नंगा तलवार लेके घूमना शुरू की जिहादी, और कहना लगा कि इस्कॉन को बैन करो, इस्कॉन आतंकवादी संगठन वगैरह। मगर आप जानने से आप भी खुश होंगे, हमारे जो को पैनलिस्ट थे वो भी खुश होंगे कि जब वो न्यूज़ आया सोशल मीडिया में, हमने हमारे न्यूज़पेपर ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद कल ही अक्टूबर 27 तारीख हम लोगों को पता चला कि ये पूरे जो क्लेम है ये बेबुनियाद है, फॉल्स है। हम लोगों ने सीसी कैमरा की फुटेज कलेक्ट करके पुलिस को दे दी, और कल ही ये मौलाना मुहिबुल्लाह मियाजी को हिरासत में ले ली पुलिस ने, और आज ये कोर्ट में जाके कहा इसने ये झूठे ड्रामा बनाया था, और वो कह रहे कि क्यों बनाई उसको पता नहीं, उसको जरूर पता है। और जो उसको प्रमोट कर रहा था ये चीज करने में, जो इस्कॉन के खिलाफ, अब ये लोग सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ, हमारे न्यूज़पेपर के खिलाफ कह रहा है कि ये इजराइल के एजेंट है, ये हिंदू के दलाल है, भारत की एजेंट है वगैरह। भाई चलो, मैं भारत के एजेंट हूँ,
मैं इसराइल के एजेंट हूँ, जो कुछ आप कहते हो सब कुछ हूँ, मगर ये जो ड्रामा आपने क्यों बनाया इस्कॉन के खिलाफ, क्यों आपने ऐलान की कि इस्कॉन को बैन करना पड़ेगा, क्यों आपने कहा कि बांग्लादेश में कोई मूर्ति नहीं रहेगा, क्यों आपने कहा कि इस्कॉन को आप जबा करेंगे, आप क्यों कहा कि घर घर से इस्कॉन की बेटियों को ले आओ उठा के। सो इट्स क्रिमिनल ऑफेंस, और ये क्रिमिनल ऑफेंस के पीछे जरूर यूनुस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस के पीछे जरूर बांग्लादेश की जंगी जिहादी है, आतंकवादी है। इस्कॉन कोई आतंकवादी संगठन है, देखिए मैं कह रहा हूं। कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, ये शोएब चौधरी साहब वाकई आपने इन बातों का जिक्र किया। और जिस तरीके से बांग्लादेश के हाल के दिनों में हम फैसले देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, वो संकेत निकल कर आ रहे हैं। मेरे साथ अनुज सक्सेना है। अनुज सक्सेना, हाल के दिनों में बांग्लादेश की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया, पाकिस्तान के आतंक से बचाया, वही बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है। वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर पींगे हाँक रहा है। और हाल के दिनों में जब से यूनिस आए हैं, उनका कट्टरपंथी चेहरा दिखाई दे रहा है। नोबेल जीते हैं, क्या उनके संकेत है, बात अलग है, लेकिन बावजूद उनका कट्टरपंथी चेहरा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, वो देखा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, लड़कियों को उठा ले रहे हैं, वो देखा जा रहा है। हाल ही में अब इस्कॉन पर वो बैन लगाने की बात कर रहे हैं। जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो इस्कॉन पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। उस संस्था पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जो संस्था विश्व के करीब करीब हर देश में जहां पर केंद्र है, जहां पर वो शांति का संदेश देती है, जहां पर वो सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देती है, वो गरीबों की मदद करती है, वो भूखों को खाना खिलाती है, जरूरतमंदों के लिए जो कुछ होता है वो करती है। उस इस्कॉन के खिलाफ, जिस इस्कॉन को अमेरिका भी मानता है, उस इस्कॉन के खिलाफ अमेरिका के एजेंट यूनिस अब बंद करवाने में लग गए हैं, बांग्लादेश में हटाने में लग गए हैं। और जो इस पर बैन की बात कर रहा है कट्टरपंथी संगठन, उसके खिलाफ उनका मुंह बंद हो जाता है। हाँ मनोज जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और जितना मैं जानता हूँ, यूको मैं इस्कॉन का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया, जितना मैंने इस्कॉन को फॉलो किया अपने जीवन में, आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस्कॉन, जैसे आपने अभी बताया कि किस प्रकार से इस्कॉन कितने ज्यादा चैरिटेबल, अगर आप गतिविधियों में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इवन जब 71 का जो है ये वहां पे जो बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट था, वहां पे इस्कॉन ने 70 के दशक में बांग्लादेश में बहुत सारे जितने भी वहां युद्ध से ग्रसित जितने भी लोग थे, बिना किसी धर्म के आधार पे, कि आप देख रहे हैं, देखिए इस्कॉन जो है भगवत गीता का यथाक्षर पालन करता है। और हमने जितने भी देखा है कि पंडिता समदर्शिना, कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे नहीं देखना है, हर व्यक्ति के अंदर जो है परमात्मा का अंश देखना है, उसी प्रकार से सेवा करना है। तो ये सेवा भाव जो है हर एक व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलेगा। वहीं जब हम बाढ़ की घटनाओं को देखते हैं, तब इस्कॉन का जो कंट्रीब्यूशन हमें दिखता है कि मतलब बाढ़ में जहां ऐसे स्थानों पे जहां पूरा जगह बाढ़ से भरी हुई है, वहां पे कमर तक पानी है और वहां पे जा जाके खाना बांटा जा रहा है। और ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति कौन से धर्म से है। और यूं ही नहीं कि इस्कॉन के जो केंद्र हैं पूरे विश्व में 800 से ज्यादा हैं। और अगर आप हर किसी भी आप देश में चले जाइए, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, पाकिस्तान में भी 17 से ज्यादा मंदिर हैं इस्कॉन के, वहां रथ यात्रा निकलती है। अमेरिका का आपने जिक्र किया, अमेरिका में न्यूयॉर्क में इतना भव्य रथ यात्रा निकलता है इस्कॉन का। और इस्कॉन की संस्था अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने नियमों का पालन करते हैं। जैसे हम अपने जीवन में ही अगर देखें तो किसी भी मांसाहार ना करना, नशा ना करना, अवैध संबंध ना बनाना, जुआ नहीं खेलना, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, अगर ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हमने देखा कि इस्कॉन चाहे कैसे भी आरोप लगे, इस्कॉन अपनी सेवाएं जो हैं वो नहीं रोकता है। अभी आप रिसेंटली अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे तो 15,000 युवा ने अभी जो है एंटी एडिक्शन कैंपेन हुआ था उद्गार फेस्टिवल करके, वहां पे 15,000 युवाओं ने एक शपथ लिया कि हम नशा नहीं करेंगे। तो ऐसी संस्था जो एक धरोहर हो सकती है एक देश के लिए, जो हर देश के लिए धरोहर है, जिस भी देश में जाती है वहां पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अगर ऐसी संस्था को बैन करने की बात आती है तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। इस पे तो अब हम और क्या ही कहेंगे। मैं और देखिए, कोई ये पॉलिटिकल संस्था नहीं है,
नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हर एक देश में है, किसी की देश की पॉलिटिक्स से इसे इतना कोई मतलब है नहीं। ये हर एक देश में जाते हैं और सनातन धर्म के जो भी सिद्धांत हैं वहां पे प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक ऐसी संस्था जो गैर राजनीतिक है, जो जो जहाँ के जो लोग हैं वो केवल अध्यात्म के ऊपर बात करना पसंद करते हैं, जो अहिंसावादी हैं, ऐसे लोगों को अगर बैन करने का बात आएगा तो यही होगा कि आप अपने देश से बहुत एक अमूल्य धरोहर को खो बैठेंगे। तो मेरा जितने भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वास्तविक रूप में जाके जाने कि इस्कॉन वास्तविकता में क्या करता है। और जो भी ऐसे, जैसे अभी शोएब जी ने भी बताया कि जो भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस्कॉन ऐसा कर रहा है, यहाँ का एजेंट है, वहां का एजेंट है, ये विश्वव्यापी संस्था है। और आपने जैसे बताया मनोज जी की विश्व के हर देश में आपको इस्कॉन का कहीं ना कहीं इंप्रेशन मिलेगा। ऐसे ऐसे अफ्रीका में देश है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, वहां पे इस्कॉन का केंद्र है। तो ऐसी ऐसी जगह इस्कॉन रहता है, तो वहां की पॉलिटिक्स से इस्कॉन को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अपना जो कार्य है, जो मानव सेवा है, वो उनकी जारी रहती है। लेकिन अगर ऐसी संस्था को जब बैन करने की बात आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है और अफसोस भी होता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी लोग ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में कुछ तथ्य हैं। जैसे सोहिब जी ने भी यही बताया कि जब ऐसे जो आरोप लगाए गए उनको तथ्यों की गहराइयों में जाके देखा गया कि इस तथ्यों में कुछ वास्तविकता में है, तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो ऐसे ही और भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो इस्कॉन ने जो योगदान दिया है पूरे विश्व भर में और भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह जो मानव कल्याण के लिए दिया है, उसे आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। ऐसी संस्था जो आप बैन करने की बात कर रहे हो, इसे अलग अलग देशों में पुरस्कृत किया गया है। न्यूयॉर्क का एक कोर्ट था, उसमें तो ये बताया गया था कि बोनाफाइड ये एक इंस्टीट्यूशन है और पूरे विश्व में ये मानव कल्याण का कार्य कर रहा है। अनेक देशों में पुरस्कृत किया गया है, अनेक देशों में पुरस्कृत किया जाता है। और इंडिया में, भारत के अंदर फूड फॉर लाइफ के माध्यम से हजारों लाखों बच्चों को जो है रोज प्रसाद वितरण होता है। तो ऐसी संस्था को अगर आप बैन करेंगे तो बहुत ही अफसोसजनक होगा। और एक धरोहर, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, धरोहर आप जो एक देश की होती है वो आप खो देंगे, तो ये बांग्लादेश के लिए भी धरोहर है। और सबसे आप इसे बड़ी बात संभाल है, के सबसे रखिए। बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो मानव अधिकार संस्थाएं हैं वो मानव अधिकार संस्था कर क्या रही हैं, तब जबकि लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार की तस्वीरें, उससे संबंधित बयान, वो फोटो लगातार दिखाई दे रहे हैं। और अब तो इस्कॉन को लेकर इस तरह की बातचीत की जा रही है। मेरे साथ तो शोएब चौधरी हैं। शोएब चौधरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बात इस्कॉन तक खत्म नहीं होती है। अब तो यूनिस सरकार ने एक और हिमाकत कर दी है। खबर यह है कि यूनेस्को ने बांग्लादेश के नक्शे में पूर्वोत्तर भारत को दिखा दिया है। और यह कब दिखाया? हाल ही में यूनेस्को एक पाकिस्तानी जनरल को एक विवादास्पद नक्शे को दिखाते हुए दिखाया गया है, जिसमें असम और अन्य पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। मैं अपने दर्शकों को यह पूरी खबर भी बता दूं। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में काफी गर्मजोशी देखी जा रही है। इसी क्रम में ढाका पहुंचे पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जब यूनिस की मुलाकात होती है तो यूनिस इस नक्शे को भेंट करते हैं। रविवार की घटना है। यूनिस ने पाकिस्तानी जनरल के साथ मुलाकात की। यूनिस द्वारा मिर्जा को आर्ट ऑफ ट्रम्प नामक किताब भेंट की गई और जब किताब भेंट की गई तो भारत के लिए एक कूटनीतिक संदेश इस किताब में छुपा हुआ था। इसके कवर पेज पर बांग्लादेश का विकृत जो नक्शा है, उस नक्शे में असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी दिखाए गए थे। शोएब साहब, इसे हम क्या समझें, संदेश क्या? मनोज जी देखिए, ये यूनुस जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कौन है? पाकिस्तान की कठपुतली है। अब जो किताब के बारे में बात कर रहे थे, ये तो एक देश के, एक राष्ट्र के, भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज करना। और इसके साथ मैं 2-3 इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था, तो आपकी इजाजत लेके कि इलाही ज़हीर मरकज जमीयत अहले हदीस के और हाफिज सईद के सहयोगी उसके यूनुस ने बांग्लादेश में लाया। अभी ये बांग्लादेश में है, एक महीने के लिए आए और वही यूनुस
आने वाले नवंबर के 28 तारीख जाकिर नायक को बांग्लादेश में दावत की आ रहे 1 महीने के लिए, और जाकिर नायक को रेड कार्पेट देगा, यूनुस एयरपोर्ट जाएगा जाकिर नायक को रिसीव करने के लिए। तो ये किताब की जो कवर में जो विकृत मानचित्र की तस्वीर, ये जो इब्तिसाम इलाही जहीर के बांग्लादेश में होना, हाफिज जाहिद के सहयोगी, और ये जो जाकिर नायक को ले आके बांग्लादेश में रेड कार्पेट रिसेप्शन देना, इसमें तो एक चीज साबित हो गया कि यूनुस जरूर ही भारत की ओपन एनिमी है, और ये कुछ छुपा भी नहीं रहे। ये भारत दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन में जो 3 दुश्मन में एक ये यूनुस है। ये जो किताब में तस्वीर लगाया, ये बिल्कुल ही 18 करोड़ बंगाली की पसंद नहीं हुआ। ये इब्तिसाम इलाही जहीर को बुलाए, बिल्कुल ही हम लोगों को पसंद नहीं हुआ। जाकिर नायक को बुला रहे हैं, बिल्कुल ही हम लोगों को पसंद नहीं। जैसे कि इस्कन के खिलाफ ये जो साजिश जो एक्सपोज हो गया, अभी ये बंगाली, अभी तो ये सब इस्कन के खिलाफ जो नारा लगा रहे, बंगाली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और उसी के कारण अभी सड़कों में आप जानते हैं यूनुस के खिलाफ लोग आ गई नारा लगा रहे हैं। यूनुस की हालत बहुत ही बुरा है, और यूनुस जो जो चीज कर रहा है, ये हिंदी में कहावत है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, यूनुस वही काम कर रहा है, मगर ये सब उसके लिए एक विनाश के कारण है, और यूनुस के विनाश बहुत ही करीब है। मेरे साथ अनुज सक्सेना भी मौजूद हैं। अनुज सक्सेना, बांग्लादेश से इस तरह के संकेत तो कभी नहीं आते थे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी की मांग, और अब जाकिर नायक। मुझे याद है कि बांग्लादेश में जो विस्फोट हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसमें किसी और का हाथ नहीं, बल्कि उस हमले के लिए जाकिर नायक को जिम्मेदार माना गया था, आतंकवादी घोषित किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, अब उसी जाकिर नायक को, जो कि भारत में भी तमाम अनवांटेड एक्टिविटी में शामिल रहता है, उसी जाकिर नायक को रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने की तैयारी में यूनिस है। मैं आपसे इसलिए ये बता रहा हूँ कि आईएसआई के अधिकारियों की लगातार बांग्लादेश में विजिट, यात्रा, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की लगातार बांग्लादेश में यात्राएं, लगातार बैठक होना, वहाँ की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसकी सूचना बहुत पहले शोएब चौधरी साहब ने दी थी, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी पाकिस्तान के तमाम सेना के अधिकारी वहाँ पर देखे गए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हथियारों का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। जाकिर नायक जो कि भारत का विरोधी है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, उसी देश में उस पर रेड कारपेट बिछाकर भारत को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाल के दिनों में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर जो कर रहा है, संकेत तो साफ है। हाँ मनोज जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हम देखते हैं, लेकिन ये उस देश की जनता को ही तय करना पड़ेगा कि देखिए आप कैसी संस्था को आप बैन करने का बात कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, और कैसे लोगों को आप जो है रेड कारपेट बिछा के आप बुलाने के जो प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा, वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कैसी दिशा में आप जो है देश को ले जाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि जो एक ऐसी संस्था है जो मानव कल्याण के लिए इतना पुरजोर तरीके से लगी हुई है, इतना कार्य कर रही है, उसके ऊपर जब आप बैन करने की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि शोएब, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, वही बता रहे थे कि बंगाली जो लोग हैं इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बंगाली जो वहाँ की जनता है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस्कॉन के लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं, ऐसा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ऐसा कोई आरोप में कुछ वास्तविकता में है नहीं, और कितना मानव कल्याण के लिए, बांग्लादेश की जनता के लिए, किसी धर्म को ना देखते हुए वहाँ पे इस्कॉन ने कार्य किया है। इवन जब वहाँ पे जो ईद का त्योहार होता है, अन्य त्योहार होते हैं, तो वहाँ पे इस्कॉन जो है इन सारी चीजों में जो है, वहाँ के जब इफ्तार होता है, वहाँ पे जो मुस्लिम भाई है उनको पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वहाँ पे जो थोड़े राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, तो ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में देश की बेहतरी किस चीज में है। तो बांग्लादेश की जनता को ये सोचने की अभी आवश्यकता है कि हाँ, आप कैसी संस्था को चाहते हैं, कैसे व्यक्तियों को चाहते हैं, रेड कारपेट किसके लिए बिछना चाहिए, किसके लिए नहीं बिछना चाहिए, ये आपको निर्णय लेना है। तो यही मैं इस पे कहना चाहूंगा मनोज जी। बाकी जनता बहुत जो है इंटेलिजेंट है, वो अपना जो
हित है वो बहुत अच्छी तरह जी। जानती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही निर्णय लेगी जो उस देश के हित में होगा। सर्वे के 2 सवाल हो रहे हैं। हमने 2 सवाल और पूछे सर्वे के, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। हमने सर्वे का एक और सवाल पूछा। वो सवाल था कि क्या यूनिस सरकार में कट्टरपंथी संगठनों का बोलबाला है? 89% लोगों ने कहा बिल्कुल बोलबाला है कट्टरपंथियों का। 7% ने कहा ऐसा नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, बांग्लादेश में इस्कॉन के विरोध की मंशा आखिर हो क्या सकती है? 25% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब बांग्लादेश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। 13% लोगों ने कहा आगामी चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। 41% लोग इस्लामिक राष्ट्रवाद के एजेंडे की बात कर रहे थे, और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शोएब मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब, जो अंतिम जो सवाल है, 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि इस्कॉन के विरोध का मतलब क्या हो सकता है, आखिर क्यों किया जा रहा है, उसमें विकल्प दिए हैं। आप क्या मानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है? अनुज जी, ये जो इस्कॉन के खिलाफ जो विरोध कर रहा है, या जाकिर नायक को बुला रहे, या हाफिज साहब के लोग को बुला के लिए, इसके कारण से वजह है कि यूनुस को अभी एक चुनाव की डेट दी थी, फरवरी नेक्स्ट ईयर। अभी यूनुस के मानसिक है नहीं चुनाव करने की, तो ये पूरे सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और पिछले साल पर्टिकुलरली 2024 तक ये जो के ऊपर एक काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हुआ। अभी आप जानते हैं कि यूनुस ने बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ भी मुकदमा कर दी। 15 जनरल टॉप आर्मी ऑफिशियल्स के खिलाफ वो अभी हिरासत में है। और यूनुस अभी चाहते हैं कि ये सब इसके जो प्लॉट है कि इस्कॉन के खिलाफ जाकिर नायक को ले आना, या साफी साइद के लोग को ले आना, या बांग्लादेश में जैसे कि आर्मी के खिलाफ उसने वार डिक्लेयर कर दिया ऑलमोस्ट। सब मिला के ये है कि यूनुस की एक कोशिश है कि बांग्लादेश को इतनी एक बुरी हालत में ले जाना दिसंबर तक इस साल के, जहां कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और यूनुस तैयारी में है खुद को सुप्रीम लीडर घोषणा करने की। और इसकी जो इलीगल रेजिम अभी है, इसको रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर करके ये इसके जो को कंसोलिडेट करने की उसके इरादा है। इलेक्शन कुछ नहीं होगा। यूनुस चाहते हैं कि जितने दिन सके इसके आखिरी दिन तक पावर में रह जाए, और इसके साथ जंगी जिहाद हो गए सब यूनुस को यही प्लॉट में हेल्प सपोर्ट कर रहे। पाकिस्तान आईएसआई तो जरूर सपोर्ट कर रहा है, और इसी के कारण ये सब बांग्लादेश में अभी हो रहा है। लेकिन जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये तमाम संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन्हीं संकेतों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका क्यों चुप है? अमेरिका इस बात में क्यों आपत्ति दर्ज नहीं करता? क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो बाइडेन राष्ट्रपति थे, और ये कहा जा रहा था कि साहब बाइडेन के समय, क्योंकि खुद शेख हसीना ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि साहब सेंट मार्टिन को लेने के लिए अमेरिका ने मेरी सत्ता में तख्ता पलट करवाया है। लेकिन अब तो ट्रंप हैं, और हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिका की विदेश नीति बदलती नहीं है, आदमी बदल जाता है। तो क्या बाइडेन के बाद अब ट्रंप भी यूनुस के साथ हैं? यूनुस के साथ ट्रंप है इसके लिए कि ट्रंप तो अभी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार शुरू की, और पाकिस्तान के साथ मिलकर आईएसआई के साथ मिलकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जितने नेचुरल रिसोर्स सबको लूटेगा। और अभी बांग्लादेश में भी ये बांग्लादेश को यूज करके म्यांमार के जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबको ये कब्जा करना चाहते हैं। और बांग्लादेश में जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारे मैसिव ऑयल रिजर्व है, नेचुरल ऑयल, इसको भी कब्जा करना चाहते हैं। सो ट्रंप अभी एक ट्रेडर है, सौदागर है, ये कोई प्रेसिडेंट है नहीं, ये एक सौदागर। ये मिल गई पाकिस्तानी आईएसआई के साथ, और ये यूनुस को हेल्प करे। एक पॉजिटिव साइड भी है मनोज भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर याद कि इजिप्ट में जब ये तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद मुर्सी को पावर में लाए थे इसी अमेरिका, तो मुर्सी ने यूनुस की तरह ऐसे ही हरकतें करती थी। अमेरिका चुप रहा, मगर अचानक देखा गया कि मुर्सी को हटा दिया और मुर्सी का मौत हुआ जेल में। हमारे को लगता है कि अमेरिका जिसको देके कोई काम करवाता है उसको खत्म कर, गद्दाफी को किया, सद्दाम को किया, ओसामा बिन लादेन को किया, यूनुस को भी करेगा। अमेरिका अभी यूनुस को अबंडन कर दी, इसके लिए अमेरिका चुप है। और आपने जैसे कह रहे थे कि वेस्टर्न सो कॉल्ड
राइट्स ग्रुप्स, एमनेस्टी एक्सेट्रा, ये सब चुप है क्योंकि वो अभी कंफ्यूज है कि उसके प्लॉट जो है बांग्लादेश में कंप्लीटली फेल हो गई। और हमारे को लगता है कि वियतनाम में अमेरिका का जो नतीजा हुआ या अफगानिस्तान में अमेरिका का जो नतीजा हम लोगों ने देखा, वही नतीजा अभी अमेरिका के लिए बांग्लादेश में इंतजार वेट कर रहा है। अनुज सक्सेना मेरे साथ मौजूद है। अनुज सक्सेना साहब, जिस तरीके से भारत की प्रगति की बात हम देख रहे हैं, विकास की गाथा को सुन रहे हैं कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें देखा जा रहा है, क्या वाकई माने कि दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं वो भारत को लेकर परेशान हैं, भारत की तरक्की, उनके विकास को लेकर परेशान हैं, इसलिए एक ऐसी घेराबंदी की जा रही है भारत के इर्द गिर्द, भारत के पड़ोसी देशों के जरिए कि वो भारत में परेशानी पैदा करें। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान था, बांग्लादेश हमारा मित्र था, बांग्लादेश से भी अब इसी तरह के संकेत आ रहे हैं, नेपाल से भी, जो कि नेपाल में तो रोटी बेटी का रिश्ता है, नेपाल से भी भारत के खिलाफ संदेश आ रहे हैं, भूटान से भी कभी कभी इस तरह के संदेश आ जाते हैं, श्रीलंका की स्थिति वही बनी हुई है। तो भारत इन तमाम पड़ोसी देशों के बीच में है जो अब भारत को लेकर तल्खियां पैदा कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा लगातार हो रहा है। बिल्कुल मनोज जी, एक जैसे एक मूवी का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है कि अगर लोग आप देख रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं तो समझ जाओ आप तरक्की कर रहे हो। तो देखते हैं कि भारत जिस प्रकार से जो है इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति जो बनता जा रहा है, तो हाँ, ये स्वाभाविक है कि हमें देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं विश्व की, वो इस प्रकार से जो कुछ जो है गतिविधियां करने की कोशिश कर रही हैं जिससे भारत जो है वो अस्थिर हो, वो अपने जो आर्थिक जो उसका पूरा पथ है उस पे जो है इतने सुगम तरीके से ना चल पाए। लेकिन हम साथ के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हाँ, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हो सकते हैं, कई बार सरकारें बदलती हैं, कई बार नई सरकारें आती हैं, लेकिन जो ऐसी संस्थाएं हैं जो केवल आध्यात्मिक संदेश देती हैं, जो मानव हित के लिए कार्य करती हैं, वो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बदल रही है, उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसी संस्थाओं को राजनीतिक अखाड़े में घसीटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ऐसी संस्थाओं को आप राजनीतिक अखाड़े में घसीटेंगे तो कुछ ना कुछ आप अपने देश के लिए ही खो देंगे। और अगर यही हमें समझना चाहिए, अभी हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ऐसी संस्थाएं जो गैर राजनीतिक हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं, अगर उन्हें भी आप राजनीति में घसीटना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये यही होगा कि आप ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मानव कल्याण का कार्य कर रही हैं, उसे आप घसीटेंगे तो किस जो है दिशा में आप समाज को ले जाएंगे, किस दिशा में आप देश को ले जाएंगे। इन ऐसी संस्थाओं को आपको राजनीति से दूर रखना चाहिए। ऐसी संस्थाएं जो पूरे विश्व पटल पे हैं, पूरे विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं को केवल मानव कल्याण तक ही आपको रखना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि इन्हें हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में वोट बैंक के लिए, राजनीतिकरण के लिए ना ही घसीटें तो बहुत बेहतर होगा। मेरा यही मानना है। और हाँ, भारत जो है इन सारे जितने भी हम देखते हैं कि आसपास जो इंस्टेबिलिटी है, मेरा मानना है कि भारत इस सबसे बाहर निकलेगा, क्योंकि भारत जो है बहुत अच्छा जो मार्गदर्शन भारत को इस समय मिल रहा है और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब कोई देश तरक्की करता है। लेकिन समय के साथ साथ जो है भारत इससे आगे निकलेगा और मुझे लगता है कि दोबारा से जो भारत के जितने भी सारे पड़ोसी देश हैं वो भारत के हित में ही कार्य करेंगे। ये हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वो समय आए कि जो पड़ोसी देश हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बांग्लादेश हमारा मित्र हुआ करता था और अभी भी जो है होने की पूरी संभावना है, अगर समझें वो इस चीज को, तो मेरा बहुत बड़ी आशा है कि ऐसा ही दोबारा होगा और भारत जो एक थर्ड वर्ल्ड का जो लीडर है उसी के रूप में उभरेगा और विश्व गुरु के तौर पे सबको दिशा निर्देश करेगा। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद है। शोएब चौधरी, क्या वाकई पाकिस्तान की राह पर चल निकला है? क्योंकि कट्टरपंथ के साथ साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की तरह दिख रही हैं, जिनमें अहमदिया मुस्लिम भी हैं और पाकिस्तान में जैसे अहमदियाओं को गैर मुस्लिम घोषित किया हुआ है, ठीक वैसे भी अब बांग्लादेश में इसी तरह की तैयारी शुरू हो गई है। 15 नवंबर को एक ढाका में राजनीति की जा रही है इस मांग को लेकर के, भाई अहमदियाओं को गैर मुस्लिम घोषित कीजिए। मनोज जी देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान
उसकी जो ब्लूप्रिंट पूरे अपनी ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में है बांग्लादेश में। मगर ये होने वाला है नहीं। कि मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जो 18 करोड़ जनता है बंगाली, ये भारत के सदा मित्र थे है और रहेगा। और बंगाली की सरकार है नहीं, यूनुस की ये प्रशासन इलीगल है, ये हमारे प्रशासन है नहीं, ये कोई किसी वेस्टर्न डीप स्टेट ने पाकिस्तान आईएसआई ने बैठाया और हम भी इसके सामने क्या कहते हैं होस्टेज हो गई। मगर बांग्लादेश में ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हामिदिया के साथ या इस्कन के साथ बहुत जल्दी यूनुस हटेगा, क्योंकि बंगाली जाति जो है 18 करोड़ बंगाली जाति कभी भी ये सब चीज़ ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेगा। और अब मैंने जैसे पहले आपको बता दी शो के शुरू में कि सड़कों में अभी नारा लगाना शुरू की, लोगों ने सड़कों में आ गई आना शुरू किया लोग। और जल्दी ही आप देखेंगे कि ढाका में बंगाली जाति फिर से 71 की तरह जाग उठेगा, यूनुस को दूर करेगा और उसके साथ पाकिस्तानी आईएसआई और इनके जितने एजेंट्स वगैरह है बांग्लादेश सब पे दूर होगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन मुल्क, एकमात्र दुश्मन मुल्क पाकिस्तान बंगाली जाति के हैं। और पाकिस्तान के साथ जो भी मिलता है वो बंगाली जाति के दुश्मन है। और इसके कारण यूनुस भी अभी बंगाली जाति के एक नंबर दुश्मन बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर चूंकि यूनुस बार बार ये कहते हैं कि नहीं साहब लोकतंत्र के लिए हम चुनाव कराने जा रहे हैं, जब ये तमाम सारी चीज़ें, ये तस्वीरें, ये बयान दिखाई दे रहे हैं, यूनुस सरकार का मकसद दिखाई दे रहा है, उसकी कार्यप्रणाली दिखाई दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव भी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे? नहीं, चुनाव का कोई क्वेश्चन ही, सवाल ही है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस की तो कोई पार्टी नहीं है। और अगर आप पब्लिक सपोर्ट की बात पूछेंगे तो यूनुस के पब्लिक सपोर्ट बेस है 0.02%। अगर वो चुनाव देता है तो बीएनपी पावर में आ जाएगा, और अगर इंक्लूसिव इलेक्शन देना है तो अवामी लीग पावर में आ जाएगा और पार्टी आएगा। जितने पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी यूनुस के रहने की, यूनुस के सबसे बड़ी जो टेंशन अभी है कि बांग्लादेश से पिछले एक साल में इसने 9 बिलियन डॉलर स्मगल्ड आउट की। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से 1 लाख करोड़ टाका गायब हो गई। और यूनुस की बांग्लादेश में बहुत ही मैसिव बिजनेस अंपायर है, ग्रामीण बिजनेस अंपायर, ये जो इसने पिछले 50-60 साल में ये तैयार की। अब इसके जो टेंशन के कारण है कि जब भी वो चुनाव देगा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगा, और इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद इसके जो ये कब्जा है बिजनेस में या सारी जगह पे सब बर्बाद हो जाएगा। और अवामी लीग भी इन कर जाएगा कि यूनुस के अभी जो पिछले 60 साल के 4 साल के जो वटेवर अचीवमेंट उसके हैं सब मिट्टी में मिट जाएगा। और यही इसके बड़ी टेंशन है। और इसके लिए ये इलेक्शन नहीं करेगा, जितने दिन रह सके इलीगली रहने की कोशिश करेगा। आर्मी के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दी, आर्मी के खिलाफ भी अभी ओपनली कॉन्फ्रंटेशन में आ गई यूनुस। सो अभी जो चीज़ है मनोज मनु भाई के, यूनुस के अभी कुछ इसकी हालत हो गई ऐसे जाल में फंसा हुआ चूहे की तरह। वो कोई इसके सामने कोई डायरेक्शन नहीं है कि चुनाव देता है तो पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो यूनुस दिखाने की, अगर चुनाव नहीं देता है तो पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी वगैरह सड़कों में आ जाएगा, उसको टॉपल डाउन कर देगा। और उसी दूसरी तरफ जो आर्मी के साथ अभी कॉन्फ्रंटेशन किया, आर्मी भी एक्शन में आ सकता है और आ भी जाएगा शायद। तो इसके लिए ये एक हॉर्न्स ऑफ डायलेमा में फंस गए हैं, बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस गए। बाहर से आपको देख रहा है कि बांग्लादेश मुसीबत में है यूनुस के साथ, मगर हम बांग्लादेश के अंदर बैठ के देख रहा हूँ यूनुस मुसीबत में है कि बांग्लादेश में ये कुश्ती पे तख्ते पे इलीगल तख्ते पे बैठ के अभी ये सोच रहा है कि उसके पूरे जिंदगी के सब कुछ बर्बाद हो गया और इसके साथ उसका कोई रास्ता भी नहीं है कहाँ से ये निकाले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूनुस भले ही चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, जल्दी चुनाव बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूनुस चुनाव कराएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव होगा तो यूनुस साफ हो जाएंगे। बिल्कुल ही चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो भी पार्टी आएगा वो तो यूनुस के पार्टी रहेगी और यूनुस के खुद के कोई पार्टी रहेगी। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यूनुस के कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जब भी चुनाव होता है तो यूनुस ने एक पार्टी बनाने की कोशिश की, आप भी जानते हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। और इसके सारे बांग्लादेश में 2 से 3 लाख से ज्यादा वोट भी नहीं है। तो यूनुस
अभी बहुत बड़ा एक टेंशन में है। उसने कोशिश की बीएनपी को हाथ करने की, वो नहीं हुआ। तो उसके हाथ में जमात इस्लामी भी नहीं है। तो यूनुस अभी जो मैंने कहा ना कि चुनाव हो जब भी करेगा वो यूनुस आउट। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फरवरी में चुनाव करना है तो अगले महीने में इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट करना पड़ेगा। और इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट करने से यूनुस के जो ये अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट इसको टेन्योर खत्म हो जाएगा। और वो खुद भी उस इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट में नहीं रह सकेगा, क्योंकि इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट में न्यूट्रल पर्सन को लेना है। तो यूनुस के हाथ में कोई वक्त एकदम ही है नहीं कि नवंबर की 20 तारीख तक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा ही। सो ये सब मिला के इसके लिए आप देख रहे हैं कि जकिल्ला आए, कोलार आए, हाफिज साहब के लोग लेके आए, ये क्या वो क्या कि अभी ये पागल होगी कि उसका कोई दिशा है नहीं, सामने कोई डायरेक्शन है नहीं कि कहाँ से ये निकाले ये मुसीबत से। यूनुस इज इन अ बिग ट्रबल एंड डीप क्राइसिस। अनुज सक्सेना मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज साहब, इसके पहले भी इस्कॉन को लेकर बड़ा बवाल हुआ और इस्कॉन के एक पदाधिकारी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ आंदोलन किया। हालांकि इस्कॉन इस पूरे मामले पर दो भागों में बंट गया था। इस्कॉन के तमाम मैनेजमेंट के या दूसरे लोग, दूसरे देशों के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग इस बात का जिक्र करते थे कि इस्कॉन कभी राजनीति में नहीं पड़ता और इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये इससे गलत संदेश जाता है। लेकिन उसके बाद अब तो पूरे इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी हो गई है। उस समय कुछ समय के बाद इस्कॉन का मैनेजमेंट चुप बैठ गया था। आपको नहीं लगता कि देशव्यापी इस पर आंदोलन करने की ज़रूरत है, देशव्यापी विश्वव्यापी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? तमाम देशों में जहाँ जहाँ इस्कॉन के टेम्पल हैं, मैनेजमेंट हैं, वहाँ पर कम से कम उनके राजदूतों के पास जाकर इसका विरोध दर्ज करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं में इसका विरोध दर्ज करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह सब करना चाहिए? क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल एक वाजिब प्रश्न पूछा है। और जब ये हुआ था, जब चिन्मय कृष्ण दास थे, ऑल्दो इस्कॉन बांग्लादेश ने ये बोला था कि वो उनके कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब ये बोला गया था कि इस्कॉन के कई मंदिरों में जो है और कई सेंटर्स में प्रार्थना करी गई थी कि जो बांग्लादेश में जो इस्कॉन के नुआई हैं, हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी गई थी। तो हाँ, ये आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें, अपना जो है आवाज़ उठाएँ। और सभी जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पे इस्कॉन को बैन करने का बात आ रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। लेकिन जो एक आध्यात्मिक संस्थाएँ होती हैं, उनका प्रदर्शन करने का तरीका कोई ऐसा आक्रामक नहीं होता। वो यही होता है जो संविधान के अंतर्गत जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उनके अंतर्गत रह के वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जैसे यहाँ सोहेब जी ने बताया कि 18 करोड़ जो बंगाली हैं, वो इस पक्ष में नहीं है कि हाँ, इस्कॉन को बैन किया जाए। और कोई भी राजनीतिक समीकरण हमें देखने को मिलते हैं, अगर उसमें उथल-पुथल आती है, तो लेकिन जो जनता की जो आवाज़ है, वो ही हमेशा हम देखते हैं, वो उसी की विजय होती है, वही विजय होके बाहर निकलती है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं बंगाल में जो है कितने हम देखते हैं, बंगाल जो है भारत को रास्ता दिखाता है। हम अपना बंगाल की भी अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इतने बड़े-बड़े नेता हुए जिन्होंने जो है भारत को रास्ता दिखाया है। उसी प्रकार से बांग्लादेश के जो बंगाली हैं, मेरा ये विश्वास है कि वो इस चीज़ को मानेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, जो ये संस्था है इसके साथ आके खड़े हों। और साथ के साथ जो इस्कॉन है, वो भी इस बात को जिस प्रकार, देखिए मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, अनुयायी हूँ, लेकिन मैं जिस प्रकार से देख पाता हूँ, वो यही है कि हाँ, इस्कॉन इस चीज़ को समझता है, लेकिन कई सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे निर्णय लेने के लिए जो है जो पदाधिकारी गण हैं, उन्हें बहुत निर्णय लेना पड़ता है और देखना पड़ता है कहाँ पे क्या जो है स्थिति है, क्या कौन-सा इश्यू कितना सेंसिटिव है। तो उसी प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। और हाँ, संविधान के अंतर्गत जो उस देश का कानून हमें अलाउ करता है, उसी प्रकार से किसी भी संस्था को अगर कुछ भी उसके खिलाफ हो रहा है, उसे लगता है, तो आवाज़ उठानी चाहिए। और पूरे विश्व में अगर कुछ ऐसा होता है, तो पूरे विश्व में अगर कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोई भी संस्थाओं से आवाज़ उठानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचआरसी, इससे भी हम देखते हैं कोई आवाज़ नहीं आती है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल से इस विषय पे कोई आवाज़ नहीं आती है। बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हमें देखने को मिलती हैं, आवाज़ नहीं आती है। तो उनसे मेरी भी यही अपील है कि हाँ, जब आपको दिखता है कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए, जिससे जो हम देखते हैं कि ऐसे कोई भी अत्याचार या कोई भी अतिक्रमण या कोई भी जो अन्याय अगर किसी संस्था के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो वो ना हो।
क्योंकि अभी तो ये इस्कॉन की बात है, आगे जी। जाके चीजें बढ़ सकती हैं, आगे जाके और भी जो ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे चीजों में लगी हुई हैं मानव कल्याण में, उनके ऊपर भी ये प्रश्न आ सकता है। तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, विश्वव्यापी इस्कॉन संस्था की भी और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके खिलाफ जो है अपना जो आपको संविधान अधिकार देता है आपके देश का, उसके अंतर्गत रह के आपको आवाज उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम्म। शोएब साहब का, शुक्रिया हम करेंगे विस्तार से जो हमारे साथ बड़े हुए थे अनुज सक्सेना, उनका भी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एक मुंबई की खबर की। मुंबई से सटे ठाणे में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक